वेलकम टू एडुकैमी यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो बिहार के प्राचीन इतिहास का दूसरा क्लास है। मैं रोहित कुमार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार जीके के बारे में आज जो हमारी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जो पूछे जाने वाले जो सवाल क्वेश्चंस हैं और बीपीएससी में जो बिहार की हिस्ट्री जो पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में और उसके स्रोत के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे की कहानी बिहार के प्राचीनतम स्रोत की आगे की कड़ी। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और यात्री विवरण, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। हमने ये भी समझा था कि भाई बिहार का इतिहास जानने के विभिन्न स्रोत क्या है। मैं आपको एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि भाई ये जो बिहार जीके है, जो बिहार की हिस्ट्री है, उनसे करीब करीब सभी क्वेश्चंस आपको बीपीएससी में अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको मिल जाएंगे, अर्थात इससे आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए और इस क्लास का आनंद लीजिए। मैं बहुत ही गहराई से बिहार के इतिहास को मैं आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं, तथा बीपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को भी हम इस क्लासरूम में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारा इस क्लास का दूसरा अध्याय है, अर्थात सेकंड क्लास है हमारा। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में जो बिहार के इतिहास जानने के विभिन्न स्रोत थे, उनके जो पुरातात्विक साक्ष्य, जिसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो पुराण पाषाण हुआ, मध्य पाषाण काल हुआ, नव पाषाण काल हुआ, ये सब चीज की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। हमने ये भी पढ़ा था साहित्यिक स्रोत के बारे में भी कि भाई बिहार की जो चर्चा, भारत के जो भिन्न प्रकार के साहित्यिक स्रोत हैं, उन साहित्यिक स्रोत में कहां पर है और किस तरीके की चर्चा की गई है ना, इसकी बात भी हम लोगों ने किया था। आज की जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई बिहार में आर्यों का आगमन कैसे हुआ। जैसे कि अगर हम कहानी की शुरुआत करें तो हम सभी को पता है कि भाई बिहार में आर्यों के आगमन से पहले आपको ऋग वैदिक काल में जाना होगा। और जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता की समाप्ति होती है, अर्थात दो सभ्यता हम लोगों को भारत के इतिहास, प्राचीन इतिहास में पढ़ने को मिलता है। एक सभ्यता मिलता है आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर एक सभ्यता की बात होती है, वो ऋग वैदिक काल की बात होता है। और दोनों सभ्यता अलग अलग थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को अर्बन सिविलाइजेशन के तौर पर, अर्थात शहरी संस्कृति की बात की जाती है, सभ्यता की बात की जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें कि ऋग वैदिक काल में हम लोग जो है उसे हम ग्रामीण क्षेत्र के तौर पर, अर्थात ग्रामीण सभ्यता के तौर पर उसे मानते हैं, और भी साक्ष्य के आधार पर। तो जब ऋग वैदिक काल की शुरुआत हुई, जैसे कि अगर सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो शुरुआत है, उस शुरुआत में यह कहा जाता है कि हमारी जो सभ्यता थी उस वक्त इस तरीके से। अब इंडस वैली सभ्यता को करीब करीब विद्वानों ने 2750 तो कहीं पर आपका 2500 बीसी से लेकर 1500 के आसपास वाले 1500 तक के फॉर्म को इंडस वैली सिविलाइजेशन मानते हैं, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता मानते हैं। अब 1500 से लेकर हम बात करें 1000 तक, बीसी तक को हम लोग वैदिक काल मानते हैं, अर्थात ऋग वैदिक काल, या फिर आप कह सकते हैं ऋग वैदिक, है ना, ऋग वैदिक काल बात करते हैं, या इसको आप कह सकते हैं वैदिक काल, वैदिक काल या वैदिक पीरियड, है ना, वैदिक काल ये कहते हैं। अब उसी वैदिक काल में भारत में आर्यन का आक्रमण हुआ। सिंधु घाटी, एक्चुअली में अगर हम बात करें तो भारत में, भारत के जो मूल निवासी हैं आर्यंस तो है ही नहीं,
आर्यन विदेशों से आए थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यन की जो शुरुआत जो है, ये देखिए, ये हमारा भारत है, ये भारत है। मैंने जैसा कि आपको पहले क्लास में कहा था कि मैं भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास को मैं साथ साथ में हिस्ट्री को कोरिलेट करने के लिए मैं कोरिलेट भी करूंगा साथ साथ में। तो ये देखिए, मान लिया कि ये हमारा करीब करीब भारत है, आप मत जाइएगा फिगर पर, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन, और ये जो रीजन है यूरोप का रीजन है, कैस्पियन हुआ आपका, सी, ये सब सारा। और यहां से लोग आर्यंस जो है भारत में हिंदू कुश होते हुए भारत में पंजाब वाले सिंधु वाले रीजन, यहां से ये मानसरोवर से निकलती है, इंडस रिवर यहां से निकलती है और निकल के होते होते पाकिस्तान में आके गिरते, ये पूरा रीजन जो है ये। और यहां से आर्यंस उस वक्त आए। तो उस वक्त जब आर्यन भारत पर आया था तो उस वक्त वो बिहार में डायरेक्ट, उसमें बिहार का प्रसार नहीं था उस वक्त। शुरुआती दौर में पंजाब वाले, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये सब हरियाणा वाले इलाके में आर्यंस का शुरुआत हो। तो आर्यंस का जो मुख्य रूप से बिहार में जो आर्यंस का आगमन हुआ, वो पूर्वी भारत की ओर से आर्यंस ने उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईस्वी में बढ़ना शुरू किया। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के बीच का जो पीरियड और काल रहा है उसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। और 1000 से लेकर 600 तक के बीच वाले रीजन को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें वेदों की रचना तो हुई थी। देखिए, ऋग वैदिक काल में ऋग वेद की रचना हुई, सोसाइटी समाज सब कुछ संतुलित था, सभा और समिति में पुरुष और महिलाओं का समान अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज में परिवर्तन देखने को मिला, समाज में कुरीतियां बढ़ती हुई दिखने उस वक्त दिखा। तो पूर्वी भारत की ओर आर्यन ने उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में बढ़ना शुरू किया। और ये बढ़ते बढ़ते पूरी बिहार वाले रीजन में भी इसकी फैलाव आर्यंस का हो जाता है। अगर हम बात करें सतपथ ब्राह्मण का, अगर हम बात करें सतपथ ब्राह्मण, सतपथ एक बार फिर से, सत का मतलब सच्चाई, ट्रूथ, और पथ मतलब रास्ता, मतलब ऐसा साहित्य, ऐसी ब्राह्मण, ऐसा ज्ञान जो सच्चाई की रास्ता को बताए, उसे हम सतपथ ब्राह्मणाज कहते हैं। तो सतपथ ब्राह्मणाज के अंदर में आर्यंस के आगमन और उसके विस्तार का पूर्ण उल्लेख आपको इसमें कहा गया। तो एक क्वेश्चन आप पर बन सकता है कि भाई किस किस ब्राह्मणाज के माध्यम में बिहार में आर्यंस के आगमन के बारे में बताता है। आपको चारों ब्राह्मणाज बहुत सारे 4-5 ऑप्शन आपको दे देंगे, उनमें जो सही होगा सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण ने आर्यों के आगमन और विस्तार का उल्लेख जो है इस सतपथ ब्राह्मण में कहा। वहीं पर अगर हम बात करें वाराह पुराण में, हमने जैसा कि बताया कितने पुराण, 18 पुराण की चर्चा हमने की, टोटल 18 पुराण होते हैं। उस 18 पुराण में से एक वाराह पुराण है आपका। वाराह पुराण में अर्थात विष्णु के जो वाराह के रूप की चर्चा की गई है। वाराह का मतलब होता है जंगली सुअर, जिसमें पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाने के बारे में, संपूर्ण कहानी के बारे में बताया कि भाई पृथ्वी किस प्रकार से समुद्र में डूब रहा था। ऐसी बहुत सारी कथाएं पुराणों के अंदर में दिखा। तो वाराह पुराण में अर्थात विष्णु के वाराह रूप के बारे में चर्चा की है। और उसी वाराह पुराण में जो कीकत पिछले बार में भी हमने क्लास में चर्चा की थी, कीकत को अशुभ अर्थात इनप्योर माना गया है। कीकत क्या था, जैसा मैंने बताया था आपको कि ऋग वैदिक काल में ऋग वेद में लिखा गया है कि जो क्षुद्र हैं, जो मतलब अशुभ हैं, अर्थात जो छुआछूत अछूत लोगों को कीकत शब्द का प्रयोग किया गया। तो कीकत को अशुभ और गया, पुनपुन और राजगृह को शुभ स्थान बताया गया। गया जो है, गया में एक स्थान है बिहार का, वहां पर विष्णुपथ मंदिर की स्थापना की गई। विष्णुपथ का मतलब विष्णु के पथ की बात की गई है। पद, विष्णु पद, पद का मतलब होता है पांव। तो ऐसा कहानी और मान्यता माना जाता है कि जो जब उन्होंने वामन रूप लिया, विष्णु ने जब वामन का रूप लिया, तो उस वामन रूप में जब उन्होंने उनके वहीं पर एक गयासुर नामक, उससे पहले की कहानी, गयासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, बहुत ही दानी था। राक्षस तो शारीरिक रूप से था, मानसिक रूप,
लेकिन एक्चुअली बहुत ही भक्त था वो विष्णु का। तो उसकी जो पाँव जो है, विष्णु के जो पाँव, उसके वो कहा कि भाई वो शुद्ध होना चाहता है, तो उसने अपना पाँव, विष्णु अर्थात उनके सीने पर उनका पाँव रखते हैं और वो पृथ्वी के अंदर में चला जाता है, और वो पूरा जो पृथ्वी जो है, वो जो स्थान, वो पूरा रीजन और पर्वत जो है वो शुद्ध हो जाता है ना। वहीं पर वो विष्णुपद मंदिर की स्थापना की गई है। तो गया में विष्णुपद मंदिर है, विष्णु जी, वो गया जो स्थान है पुनपुन नदी के किनारे, वहां पर एक पुनपुन नदी है जो आगे चलकर गंगा नदी में जाकर मिलती है ना, जिसको बौद्ध पुराण में बुद्ध में निरंजना के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना इनलाइटमेंट, इट मीन्स अपना शिक्षा ग्रहण किया था, मतलब आप कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त किया था। और वहीं से गौतम जो है, सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के रूप में प्रचलित हुए। तो वही स्थान गया आज गया और बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो वाराह पुराण में जो गया और पुनपुन और राजगृह को शुभ स्थान माना गया। राजगृह का नाम तो आपने सुना होगा, कहीं कहीं पर गिरिवर भी कहा जाता है। इसकी भी कहानी की विस्तार से हम आपको बताएंगे, राजगृह के बारे में हम मौर्य डायनेस्टी बताएंगे, हम हर्यंक डायनेस्टी की चर्चा करेंगे। ये जितनी भी डायनेस्टी, मगध का राजधानी हुआ करता था राजगृह उस वक्त, तो कैसे उसका शुरुआत हुआ, इन सभी की कहानी हम आगे एक एक करके हम बताने वाले हैं। ठीक है। तो बिहार में जो आर्यन का आगमन हुआ पूर्वी भारत में, उत्तर वैदिक काल में 1600 के बीच में शतपथ ब्राह्मणा में आर्यों को आगमन और विस्तार का उल्लेख किया गया है। वाराह पुराण में कीकत को अशुभ तथा गया, पुनपुन और राजगृह को शुभ स्थान बताया गया है। तो इन सभी की चर्चा जो है बिहार से संबंधित की जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें महाजनपद की, आपने नाम सुना होगा, जनपद और महाजनपद। बौद्ध और जैन साहित्य में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 6वीं शताब्दी में भारत में कई छोटे राज्य थे जिन पर मगध का आधिपत्य हुआ करता था, मगध का अधिकार हुआ करता था। और वो मगध का अधिकार जो है 5 हुआ करता था। 500 ईसा पूर्व में 16 राज्यों और गणराज्यों का उद्भव हुआ, और इन्हीं गणराज्य को महाजनपद के नाम से, जो छोटे राज्य हुआ करते थे, छोटे जो राज्य हुआ करते थे, उन छोटे राज्य को जनपद कहा जाता था। और उन छोटे राज्यों से मिलकर जो बड़ा राज्य बनता था, जो शक्तिशाली होता था, जिन पर छोटे छोटे राज्यों पर अधिपत्य होता था, अधिकार होता था, तो वो राज महाजनपद कहा गया। तो उस वक्त जो इंटीग्रेटेड भारत, उस वक्त जो भारत था, भारतवर्ष के 16 जनपद में डिवाइडेड था। मतलब आप कह सकते हैं कि उस वक्त भारत के अंदर में 16 राज्य और गणराज्य हुआ करते थे। गणराज्य कुछ, अब गणराज्य की शुरुआत जो है उसी एक महाजनपद से शुरू होती है, जिसे हम वैशाली के नाम से जानते हैं। पूरी विश्व को रिपब्लिक शब्द का जन्म देने वाला, पूरी विश्व में पहली बार जो गणराज्य का जो उद्भव हुआ, जहां की शासन प्रणाली गणराज्य की व्यवस्था के आधार पर जो चलाई जाती थी, वो गणराज्य वैशाली गणराज्य के नाम से जाना जाता है। तो वैशाली गणराज्य जो है पूरी विश्व, आज हमारा भारत देश रिपब्लिक है, अर्थात गणराज्य है। गण का मतलब लोग होते हैं, मतलब लोगों के द्वारा संचालित किया जाने वाला राज्य ही गणराज्य कहा जाता है ना, रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है। तो गणराज्य शब्द का उद्भव की शुरुआत बिहार से ही होता है, बिहार के वैशाली से होता है। तो उस वक्त कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। एक एक महाजनपद की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महाजनपद से सवाल, क्वेश्चंस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी, उन सभी में पूछे जाते हैं। तो महाजनपद क्या है? सिंपल सी कह सकते हैं कि 500 ईसा पूर्व में 16 राज्यों और गणराज्यों का एक उद्भव, जिसे महाजनपद कहा जाता है, महाजनपद का नाम दिया गया। चलिए सबसे पहले हम महाजनपद की बात करते हैं। अंग का नाम आप सभी ने सुना होगा। अंग का नाम जो है आपको महाभारत में भी सुनने को मिलता है। अंगराज कर्ण का नाम भी आपने सुना होगा। कर्ण जो है, महाप्रतापी जो कर्ण है, वो बिहार में भागलपुर और मुंगेर के आधुनिक प्रमंडल एवं झारखंड के जो साहिबगंज और गोड्डा जिले के कुछ हिस्से को अंग कहा जाता। उस वक्त अंग प्रदेश होता था। दुर्योधन ने अपनी दोस्ती की मिसाल को कायम रखने के लिए कर्ण को अंग राज्य अर्थात अंग नामक जो प्रदेश जो है वहां का सम्राट घोषित कर दिया था। इसीलिए कर्ण जो थे अंग प्रदेश के राजा हुआ करते थे। तो आज वो प्रदेश कौन सा है बिहार का? तो अंग प्रदेश बिहार में भागलपुर, मुंगेर,
आधुनिक प्रमंडल और झारखंड के साहिबगंज के गोडा वाले जिले वाले रीजन जो है वो अंग के नाम से जाना जाता था उस वक्त। और उस वक्त अंग, और आज का कौन सा जिला है वो भागलपुर है, मुंगेर है और झारखंड के साहिबगंज है, ये अंग। तो अंग 16 महाजनपद में से एक महाजनपद है। उसी में से अगर हम बात करें उन सभी 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद एक जनपद हुआ करता था जिसका नाम था मगध। तो मगध की जो कल्पना है, मगध की जो कहानी है, मगध पूरी उस समय बिहार शब्द से नहीं जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध ऐसी शक्तिशाली रीजन हुआ करता था उस वक्त का जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बाकी के महाजनपदों पर उसका अधिकार हुआ करता था। आज का जो मगध है, मगध का जो इलाका है वो आज का पटना जो बिहार की राजधानी है, गया प्रमंडल वाला राज्य जिसकी आरंभिक राजधानी आपका राजगृह हुआ करता था, जिसे ग्रीव राज्य के नाम से भी जानते हैं। तो आज जो मगध है, पटना, गया और राजगृह के जितने भी इलाके हैं उन सभी इलाके को पहले मगध के नाम से जाना जाता। मगध की कहानी पर ही पूरी चर्चा होगी आगे चल के, क्योंकि पूरी बिहार की जो ज्यादातर कहानी इस मगध पर ही बेस्ड है। तो दूसरा जो महाजनपद हुआ आपका मगध हुआ। तीसरा जो महाजनपद है, क्योंकि देखिए 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में ही अवस्थित उस वक्त के हुआ थे। आज का रीजन मैं आपको बता देता हूं क्यों कौन। तो पहला तो अंग हुआ, दूसरा मगध हुआ और तीसरा वजी। वजी जो है, वजी 8 कबीलाई गणराज्यों का एक संघ था। वजी मतलब वो बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित वाली जो राजधानी थी, इसे हम वैशाली कहते हैं आज का। तो वही वैशाली जिसने गणराज्य शब्द की उत्पत्ति वहीं से शुरू होती, मतलब वहां की शासन प्रणाली व्यवस्था गण के द्वारा होता था, अर्थात लोगों के द्वारा चुना जाता था। तो वो प्रणाली जो है वो गणराज्य के नाम से जाना जाता है। तो वजी 8 कबीलाई गणराज्यों का एक संघ था और बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित वाली राजधानी, जिसकी राजधानी कहां थी, वैशाली थी। गौतम बुद्धा की बात, उसके फादर भी तो गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य के एक सदस्य हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे। आप जैन में आप चले जाइए, महावीर के भी पिता की कहानी, तो ये वजी था। तो ये जो 3 प्रमुख रीजन थे उस वक्त के, ये बिहार में अवस्थित थे, अंग, मगध और वजी। वजी अर्थात वैशाली, जिसकी राजधानी वैशाली। इसकी कहानी भी हम लोग डिटेल में वजी के बारे में हर जगह चर्चा होने वाली है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जो 16 महाजनपद है जिसमें आपका ये अंग हुआ, मगध हुआ और यहीं पर आगे चल के आप वैशाली, वजी हुआ, ये तीनों रीजन बिहार के अंदर में आता है। फिर काशी है, माल्य है, आपका वरिजी है, कौशल है, पंचाल है, कुरु है, सुरुसेन है, मत्स्य है, अवंती है, छेदी है, वत्स्य है, अश्मक है, आपका गंधार हुआ, खम्बोज हुआ। ये सारे जितने भी हैं 16 महाजनपद हुआ करते थे उस वक्त का। ये 16 महाजनपद उस वक्त का। तो 3 महाजनपद की चर्चा हमने की। चौथा जो महाजनपद है जिसे आप मल्ल के नाम से जाना जाता है। तो मल्ल क्या था भाई? तो आज वह मल्ल की अगर हम बात करें तो उस वक्त यह भी एक गणराज्य संघ था। मल्ल भी क्या था? एक गणराज्य संघ था, जिसकी आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश जो देवरिया जिला है आज के तौर पर, गोरखपुर जहां से योगी आदित्यनाथ, और सिद्धार्थनगर जिला, ये सभी मल्ल के अंदर में आते थे। और उस वक्त मल्ल की 2 राजधानी हुआ करती थी, एक कुशीनगर और दूसरा पावा। पावा और कुशीनगर का स्थान जो है आप लोग पढ़िएगा, गौतम बुद्ध की जो देहांत जो है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु जो है कुशीनगर में ही हुआ था, है ना। और पावा की हम बात करते हैं, पावा महावीर से संबंध रखता है, तो इसकी भी चर्चा हम साथ साथ में हम करते रहेंगे। तो मल्ल प्रदेश, कुशीनगर और पावा उसकी उस वक्त की राजधानी थी। आज का जो मल्ल प्रदेश कौन सा है? गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर और देवरिया जो उस जिला जो उत्तर प्रदेश के हैं, ये आपका मल्ल। तो मल्ल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं पर काशी नरेश का नाम सुना होगा, अर्थात काशी। वर्तमान में उसे बनारस या वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो बनारस का जो इलाका है उस वक्त काशी की राजधानी हुआ करती थी, जिसे आज वाराणसी के नाम से जानते हैं।
और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र भी हुआ करता है। कहते हैं भाई कि भाई मोदी जी को गोद लिया है वाराणसी ने। तो वाराणसी, आज के तौर के वाराणसी की भी बात इसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कौशल, हम कौशल की बात करते हैं। वर्तमान का फैजाबाद, तो काशी नरेश की भी कहानी, अब देखिए महाभारत भी उठाइएगा तो काशी नरेश की बहुत सारी कहानियां, एक एक करके हम इसमें चर्चा करेंगे। साथ साथ में कौशल, अब कौशल वर्तमान फैजाबाद, गोंडा जिला, बहराइच जिला आते हैं सभी लोग। अयोध्या का नाम, जो अयोध्या का नाम फैजाबाद है, वास्तविक अयोध्या का नाम पहले अयोध्या था, अब फैजाबाद भी है जहां पे। तो कौशल नरेश की कहानी तो आपने सुना होगा। राम जो है कहां के राजा थे? कौशल के ही तो राजा थे, है ना। कौशल्या, तो ये कौशल जो है फैजाबाद वाला रीजन हुआ। वहीं पर हम चलते हैं वत्स जो है वर्तमान समय का इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज के नाम से आज जानते हैं, या फिर मिर्जापुर जो है आदि, जिसे भी इस इलाका में आप दें, उस वक्त राजधानी इसकी कौशाम्बी थी। तो इलाहाबाद आज प्रयागराज, और मिर्जापुर की कहानी तो आप जानते हैं, मिर्जापुर वेब सीरीज आपने देखा होगा। अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो भारत का जो ISI है, अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST जिसको बोलते हैं 82.5 डिग्री, तो IST मिर्जापुर से होकर ही गुजरता है। ये भी आपको एग्जाम में BPSC में हो सकता है पूछ लो। तो भारत की जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कहां से होकर गुजरता है? मिर्जापुर से होकर गुजरता है। तो आज का जो मिर्जापुर, ये वाला जो इलाका है आपका, ये किस में आता है? इलाहाबाद और मिर्जापुर, ये जिले के अंतर्गत, कौशाम्बी उसकी राजधानी थी। ये वत्स महाजनपद में आता था, तो ये वत्स। वहीं पर बात करते हैं 8वां जो महाजनपद था, छेदी नरेश का नाम सुना होगा। आधुनिक वाला क्षेत्र जो है बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला रीजन है, उस वक्त छेदी की राजधानी जो थी सुक्तिमती उसकी राजधानी हुआ करती थी, है ना, छेदी की राजधानी। तो आधुनिक बुंदेलखंड राजधानी सुक्तिमती उस वक्त का था। वहीं पर 9th की बात करें तो कुरु अर्थात यमुना नदी के पश्चिम वाला पड़ने वाला इलाका, जिसे हरियाणा और दिल्ली की राजधानी, तो आप इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। दिल्ली क्या है? दिल्ली आज इसका दिल्ली का पहला क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ नाम था। इंद्रप्रस्थ इंद्र के द्वारा बनाया गया था। कहानी की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होती। कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत की लड़ाई हुई थी ना, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चलता रहा। उसी कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर में, आप कुरुक्षेत्र अभी हरियाणा में वो पड़ता है, वो है ना। तो यमुना नदी के वाला हरियाणा और दिल्ली का जो इलाका जो था, वो कुरु के नाम से जाना जाता था। और कुरु में ही पांडव, है ना, और धृतराष्ट्र, ये दोनों जो है उन पर आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगा आपका। तो कुरु उस वक्त क्या था? एक महाजनपद था। ठीक है, इंद्रप्रस्थ उस राजधानी हुआ करता था। 10वां आपने पंचाल सुना होगा। पंचाल अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के पूर्व वाला इलाका पंचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र हुआ करता था। पंचाली का नाम सुना होगा द्रौपदी, जो 5 पांडव की जो पत्नी थी, जिनका नाम द्रौपदी था, जिसे पंचाली भी कहा जाता था, वो पंचाल की ही रहने वाली थी, है ना। तो ये पंचाल, तो पंचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के पूर्व वाले इलाका को पंचाल कहते हैं, जिसे अहिछत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आप चले जाइए सूरसेन अर्थात ब्रजमंडल, ब्रज भाषा जिसे बोला जाता, अर्थात राजस्थान का भरतपुर रीजन, मथुरा, वृंदावन, ये सारा जितना भी क्षेत्र, आगरा, ये सारा क्षेत्र ब्रज के अंदर में अर्थात सूरसेन महाजनपद में आता था। सूरसेन नरेश अर्थात कृष्ण का जन्म जो है महाभारत के अंदर में, कृष्ण का जन्म सूरसेन में ही महाजनपद में हुआ था, है ना, जिसकी राजधानी कहां थी? मथुरा के ही जेल में कृष्ण का जन्म हुआ था ना। तो जो किस महाजनपद में कृष्ण का जन्म हुआ? सुरसेन में हुआ। अगर ये भी प्रश्न अगर पूछ दे कि भाई राम का जन्म किस महाजनपद में हुआ, तो कौशल महाजनपद में हुआ। पंचाल, तो ये सारी कहानी से हम इस चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। वहीं पर मत्स्य की बात करें, 12वां जो महाजनपद था मत्स्य था। ये राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर वाले इलाके को कवर करता है। मत्स्य की भी कहानी, जब 1 साल के लिए जब छुपने की बात आई थी अज्ञातवास पांडवों का, तो मत्स्य में ही जाकर वो छुपे थे। तो मत्स्य वाला जो इलाका है राजस्थान के अलवर हुआ, भरतपुर हुआ, जयपुर हुआ, इन सभी इलाके में मत्स्य हुआ करते, अर्थात ये मत्स्य महाजनपद में आता था।
और 13वां सबसे बड़ा जो एक जानपद था जिसको अवंती कहते हैं। अशोक की कहानी भी आप पढ़ेंगे तो अवंती की चर्चा आपको देखने को मिलेगा। तो जो अवंती आधुनिक आज का क्षेत्र मालवा हुआ, उज्जैन हुआ, या फिर महिष्मती की राजधानी में, ये सारे अवंती के अंदर में ही आते। तो अवंती भी एक महाजनपद हुआ करता था। ठीक है। वहीं पर अश्मका 14वां महाजनपद, नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच वाली राजधानी जिसको पोतना के नाम से, उसकी राजधानी क्या थी? पोतना। तो अस्माका और गंधार, जो मामा शकुनी का नाम सुना होगा आपने, गंधार से थे। इसके अंतर्गत पाकिस्तान का जो पश्चिमी इलाका है, आज ये गंधार कहां है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का जो पश्चिमी इलाका और पूर्वी अफगानिस्तान के जो इलाके, ये आपको गंधार में आते हैं। और गंधार में ही एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां में चाणक्य जो है वहां के आचार्य हुआ करते थे। चंद्रगुप्त की भी शिक्षा दीक्षा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही हुई थी। तो गंधार में, और गंधार के ही नरेश जो है आम्बी, जो सिकंदर अपने आप को सिकंदर के हवाले उसने स्वीकार कर दिया था। गंधार के नरेश उस वक्त के कौन थे? आम्बी कुमार हुआ करते थे, है ना, आम्बी कुमार। तो गंधार इसके अंतर्गत पाकिस्तान में है ये आज के दौर में। ठीक है। और राजधानी इसकी कहां थी? तक्षशिला थी और पुष्कलवती थी, है ना। पुष्कलवती और तक्षशिला उसकी राजधानी थी। गंधार आपको अर्थात की दुर्योधन की माता अर्थात गंधारी के नाम से जिन्हें जाता है, वो गंधार की ही रहने वाली थी। शकुनी मामा का नाम आपने सुना होगा जो गंधार के ही थे। ठीक है। तो ये और लास्ट एक और महाजनपद है जिसे आप कहते हैं खम्बोज। इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की जाती है। ये दो महाजनपद है, गंधार और खम्बोज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है। बाकी हमारा जो 14 अभी भारत के अंदर में, तो ये 16 महाजनपद उस वक्त के हुआ करते थे। और इस महाजनपद से कभी कभी अक्सर बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या बाकी के राज्यों के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इससे क्वेश्चंस आपको पूछती है। तो इसको एक बार आपको पढ़ना इसमें बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो ये महाजनपद हुआ करता था। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। बिहार में 3 महाजनपद, ये आपको बीपीएससी में पूछ सकता है कि भाई बिहार में 3 महाजनपद हैं, उन तीनों महाजनपद में कौन कौन सा है? तो जैसा कि देखा आपने, मगध हुआ, वजी हुआ और अंग हुआ, ये तीनों महाजनपद कहां में है? बिहार के अंदर में। टोटल कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। और 16 के बारे में हमने आज का जो आधुनिक क्षेत्र है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब आगे की कहानी की शुरुआत हम लोग यहां से बढ़ते हैं कि हम लोगों ने तो महाजनपद को जाना। अब हम शुरू करते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात हमने ऋग्वेदिक काल के कुछ रीजन को जाना। क्योंकि हम भारत के इतिहास को नहीं पढ़ रहे हैं, हम भारत के प्राचीन इतिहास को नहीं पढ़ रहे, हम बिहार के प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। लेकिन जहां जहां भी भारत का संबंध अगर बिहार के प्राचीन इतिहास से आएगा तो उसको मैं साथ साथ में मैं कवर करने की कोशिश मैं आपको करूंगा, मैं आपको बताता चलूंगा, है ना। कोशिश जितनी भी रहे कि कहानी के माध्यम से वो हर चीज को मैं समझाऊं और बताऊं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास और बिहार के प्राचीन इतिहास में जहां जहां बिहार का जो संबंध होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। महाजनपद के बारे में भी, चाहे वो भारत के प्राचीन के से सवाल पूछे या बिहार से पूछे, आपको आएगा ही। अब जो पढ़ने वाले हैं, ऋग्वेदिक काल हो गया, ऋग्वेदिक काल की भी चर्चा अभी और भी हम करेंगे साथ साथ में, बीच बीच में। क्योंकि भाई ऋग्वेद में आपको कितने वेद हैं, सारे वेद में क्या क्या बातें होते हैं, ऋग्वेद क्या कहता है, यजुर्वेद क्या करता है, अथर्ववेद क्या करता है, सामवेद क्या करता है, उपनिषद क्या है, ये कितने प्रकार से विवाह होते हैं, कितने, ये सभी चीजें जो है भारत के इतिहास में आपको मिलने को मिलेगा। उसके लिए आपको भारत के इतिहास पढ़ना पड़ेगा और हम इस पर आगे भी बात करेंगे। अभी हम बिहार जीके से संबंधित बातें कर रहे हैं जो कि बिहार में पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि बिहार के महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों की संपूर्ण विवरण, इसमें पूरी बुद्ध जीवनी की बात करेंगे और बुद्ध से संबंधित बिहार के जितने भी रीजन हैं उन सभी रीजन पर हम विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में। अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, अगर हम बात करें कि प्राचीन काल में भारत इतिहास के दौरान, अगर भारतीय इतिहास की दौरान की हम बात करें तो 1000 वर्षों से भी अधिक समय से बिहार का भारत में सत्ता रहा है।
मतलब आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास में अगर हम भारतीय इतिहास, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जो भारत की जो प्राचीन इतिहास है और बिहार की प्राचीन इतिहास है, उसमें आपको करीब करीब 80 टू 19%, 90% तक आपको सिमिलरिटी मिलेगी, समानता मिलेगी। क्योंकि ये दोनों स्थान उस वक्त में अगर सत्ता, शिक्षा, संस्कृति, हर तरीके से बिहार केंद्र हुआ करता था। मतलब कह सकते हो कि प्राचीन काल में भारतीय इतिहास के दौरान 1000 वर्षों से भी अधिक समय से बिहार को भारत में सत्ता, शिक्षण और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जा रहा था। यह हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, आप उठा के देखिए उस चीजों को। तो प्राचीन भारत के ज्यादातर जितने भी शक्तिशाली साम्राज्य उस वक्त के थे, चाहे मौर्य वंश हुआ या शुंग वंश हुए या कन्नौ वंश हुए, या फिर हम बात करें अंग की बात करें, महाजनपद की बात करें, या विदेह मिथिला की बात करें, ये सारे साम्राज्य आदि जो है बिहार के सत्ता भारतीय इतिहास में एक मजबूत शासक के तौर पर उभरे हुए थे। यहां तक कि यह सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की आरंभिक मिथकों और उसके प्रसिद्ध व्यक्तिगत से भी संबंध रखता है। मतलब बुद्ध धर्म की शुरुआत कहां से हुई? बिहार से हुई। जैन धर्म की शुरुआत कहां से हुई? बिहार से हुई। यहां सनातन धर्म की भी अगर कथा की शुरुआत की अगर बात की जाती है तो यह भी कहीं ना कहीं बिहार के ही से ही संबंध रखता है। तो इसीलिए बिहार का जो इतिहास, जो प्राचीनतम इतिहास, बिहार का जो इतिहास है, हजारों साल से भारत के इतिहास में एक प्रमुख हिस्से के तौर पर अग्रणी और सबसे ऊपर खड़ा रहा है। और इसी इतिहास को हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में। ये गौतम बुद्ध को देखिए आप बहुत ही बेहतर तरीके से, है ना। अब सबसे पहले गौतम बुद्ध की कहानी और उसके जीवन और तीर्थ स्थलों की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा गौतम बुद्ध के बारे में करना चाहता हूं, जिससे आपको कई सवाल बौद्धिज्म से पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की कहानी की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध के बारे में अगर जानने की बात करें, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व, हालांकि ईसा पूर्व का मतलब समझ जाइएगा बीसी, है ना, बीसी की बात करते हैं, बिफोर, है ना, क्राइस्ट की बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? कपिलवस्तु नामक, कपिलवस्तु जो है लुम्बिनी नामक स्थान में। अब कपिलवस्तु फिलहाल के अगर तौर में देखा जाए तो नेपाल के तराई में यह स्थान पड़ता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ, ये बात, या ईसा पूर्व में हुआ। कहां में? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु कहां में? लुम्बिनी नामक स्थान पर। ये फिलहाल जो है नेपाल के तराई में है, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है। तो कभी कभी लोगों का मानना होता है कि भाई गौतम बुद्ध का जन्म जो नेपाल ने भी कहा था भाई कि बुद्धा का जन्म जो है नेपाल में हुआ था। नेपाल भी तो उस वक्त भारत का ही हिस्सा था, तो हम नेपाल को तो हम भारत में ही कंसीडर करते हैं। उसकी पूरी संस्कृति, जाति, धर्म, व्यवस्था, आर्थिक हर चीज भारत से ही चलता है करीब करीब, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में हुआ 563 बीसी। इनके पिता का नाम सुद्योधन था। सुद्योधन जो थे उस वक्त शाक्य गण के एक मुख्य के रूप में मुख्य के हुआ करते थे। और माता का नाम थी माया देवी। माया देवी जो है उस वक्त सिद्धार्थ को जब जन्म दिए तो सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों के उपरांत उनकी मृत्यु हो जाती है। माया हम बात करते हैं, उनकी माता का नाम माया देवी था, है ना। लेकिन माया देवी के गुजरने के बाद जो है उनकी जो पालन पोषण, उनकी फॉस्टर मदर अर्थात उनकी जो मौसी जिन्हें कहते हैं, उनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम गौतमी था। गौतमी ने उनकी पालन पोषण, इसीलिए इनका नाम भी आगे चलकर गौतम के रूप में भी रखा गया, है ना। इनके पिता का नाम सुयोधन, और सुयोधन जो थे एक शाक्य गणराज्य के एक मुख्य हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे। माता का नाम माया देवी, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में कर दी गई। 16 वर्ष की आयु में एक कन्या थी जिनका नाम यशोधरा था। मतलब कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी, है ना। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। अब 16 वर्ष की आयु में विवाह होने के बाद जो है विवाह हुआ, जीवन यापन सब कुछ बेहतर चल रहा था। गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो आगे चलकर गौतम बुद्ध जो है एक तरीके से वो मुनि बनेगा। मुनि का मतलब ब्रह्मचर्य, या आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध
मतलब सारा वैवाहिक जीवन सब कुछ छोड़कर अपने आप को संन्यास धारण कर लेंगे, ऐसा मानना था। इसीलिए उनके पिता जो है गौतम बुद्ध को काफी आप कह सकते हैं कि लग्जरियस लाइफ है या फिर मोह माया के बंधनों से वो बंधे रहे, इसलिए उन्होंने काफी उनके पीछे उनकी विवाह भी 16 वर्ष की आयु में ही कर दी। और 16 वर्ष की आयु में जब विवाह उनका हो गया, तो विवाह होने के उपरांत जो है 28 जब 27-28 वर्ष का उम्र हुआ, तो एक वक्त की बात है कि इसकी कहानी तो मैं अगर काफी डिटेल से तो काफी लंबी क्लास चल जाएगी, फिर भी हम छोटे छोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि इनके बिना जो है अब क्या होता है कि भाई 29 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़ देते हैं। जब वो घर छोड़ रहे थे तो उस वक्त जो है उनका एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उन्होंने सन्यास के बारे में सोचा, तभी खबर आई कि उनका एक पुत्र का जन्म हुआ है। बोला लो, एक और बंधन उत्पन्न ले लिया। अभी तक इतने सारे बंधन से हम मुक्ति चाह रहे थे और एक नया बंधन उत्पन्न हुआ, और इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन उत्पन्न लेना। राहुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक और बंधन उत्पन्न लेना। हालांकि आज के नामों में राहुल प्रचलन में है, आप कह सकते हैं प्रचलित नाम के तौर पर राहुल को माना जाता है, राहुल और मेरा नाम अर्थात। तो उस वक्त जो है 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह को त्याग किया, और त्याग करने के बाद वो वन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने इनलाइटमेंट ढूंढना शुरू किया कि भाई ज्ञान की तलाश में उन्होंने सारा जीवन यापन उन्होंने किया, मोह माया बंधन में फंसे हुए रहे। तो उनको लगा कि भाई बंधन से मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्या है? उन्होंने, जैसा कि कहानी में आपने देखा होगा कि जब वो एक बार बागीचे में अपने मंत्री के साथ विचरण कर रहे थे, तभी अचानक जो है एक रोगी मिलता है, एक वृद्ध मिलता है, एक मृतक मिलता है और एक साधु मिलता है। 4 प्रकार के व्यक्ति उनको मिलता है। तो सबसे पहला व्यक्ति जो था वो रोगी व्यक्ति था। उन्होंने बोला ये व्यक्ति कौन है? बोले ये व्यक्ति तो है रोगी है, अर्थात ये रोग से ग्रसित है। तो उन्होंने कहा क्या हर मनुष्य के जीवन में रोग से सामना करना पड़ता है? बोला हाँ, जीवन जो है, अगर आपका जीवन है तो रोग तो आएगा ही, रोग शोक और बुढ़ापा तो आएंगे। बोला कि तब तो भाई ये जो इतना जीवन जिस प्रकार से हम जी रहे हैं और फिर भी हम रोग रहे, तो उनको काफी दुख हुआ। फिर एक व्यक्ति मिलता है, रोगी के बाद एक व्यक्ति जो है वृद्ध व्यक्ति भी दिखा। बोला क्या मैं भी आगे चलकर वृद्ध होने वाला हूं? तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति एक दिन वृद्ध होगा, मतलब हमारी सुंदर काया जो है वृद्ध में तब्दील हो जाएगी, अर्थात मैं भी बुढ़ा होऊंगा। तो उन बात से भी उनको दुखी हुआ। और तीसरा व्यक्ति मिलता है मृतक। तो उन्होंने प्रश्न किया क्या हर व्यक्ति मरता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हर एक जो व्यक्ति जन्म लिया है वो व्यक्ति मरेगा। तो इस बात से लेकर काफी उन्होंने गहन, आप कह सकते हैं, या इंट्रोस्पेक्शन में चले गए, मनन में चले गए। और चौथा व्यक्ति था वो सन्यासी मिला, और कहा कि ये व्यक्ति कौन है? तो उनके बारे में बताते हैं कि ये व्यक्ति जो है मोह माया से ऊपर उठकर वो अपने आप को ज्ञान की खोज में, अपने आप को सभी बंधनों से मुक्त कर कर अपने आप को स्वयं को विचरण कर दिया, परमात्मा को सौंप दिया। भाई अकेले मोक्ष की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा, और ये व्यक्ति सबसे खुश है। तो उस व्यक्ति से काफी उन्होंने प्रभावित हुआ, उस सन्यासी से, और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें जो है इस सारे मोह माया बंधन से मुक्ति होकर हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुझे गृह का त्याग करना होगा। और 29 वर्ष के आयु में, 28 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गृह को त्याग कर दिया, है ना। और गृह को त्याग करने के बाद उन्होंने बिना अन्न ग्रहण किए हुए 6 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद फाइनली 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की गई, है ना। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की गई। आज इसी पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता। वो स्थान गया था, और वो गया का स्थान जो है बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है ना। बैसाख पूर्णिमा, इसीलिए आपका बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी को उस वक्त निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। तो ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे की थी? तो फल्गु नदी ऑप्शन में नहीं होगा, उसके स्थान पर निरंजना नदी होगा, क्योंकि इसकी पुराना नाम निरंजना है। बुद्ध के जब आप उल्लेख को पढ़ेंगे, बुद्ध साहित्य पढ़ेंगे, तो उसमें फल्गु नदी का नाम नहीं दिया गया, निरंजना नदी का नाम दिया गया। जब गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को प्राप्ति कर ली, जब अपने आप को इनलाइटमेंट कर लिया,
सिद्धार्थ से उन्होंने गौतम बुद्ध अपने आप को घोषित किया कि वो बुद्धिज्म अर्थात बौद्ध अर्थात ज्ञानी के तौर पर जब अपने आप को देखा, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको बुद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बौद्ध ग्रंथ में उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा, है ना। तो पहला उपदेश क्या था, कहां में, सारनाथ में पहला उपदेश, और उस उपदेश के दौरान उनको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। तो आपने देखा होगा कि भाई धर्म चक्र परिवर्तन जो है, इस तरीके के जो हमारे एम्बलम में आप देख सकते हैं कि भाई 12 खड़ी होती है इस तरीके के, जिसको हमारा तिरंगा पर भी ये देखने को मिलता है, ये जो व्हील होता है। सो इसी व्हील को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और इसी को आज हमारे तिरंगा में आगे बढ़ने का एक पहचान के तौर पर इसको प्रयोग किया जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन का। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ में उन्होंने दिया आपका। तो ये सवाल बन सकता है कि बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ, कितने वर्षों तक तपस्या किया, 6 वर्षों तक। क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। विवाह कब हुआ, 16 वर्ष की आयु में। किसके साथ हुआ, यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता का क्या नाम था, सुयोधन नाम था। जन्म कब हुआ, 563 ईस्वी में हुआ आपका। इनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन बाद हो जाता है, जैसा कि मैंने। उसकी लालन पालन पोषण करने वाली क्या नाम थी भाई, तो उनकी सौतेली मां थी, जिनको हम प्रजापति गौतमी के नाम से जाना जाता है। कई बार इसीलिए गौतम बुद्ध भी उनको कहा गया, तो प्रजापति गौतमी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने बताया। और यही बौद्ध धर्म के जो संस्थापक के तौर पर भी जाने गए। तो गौतम बुद्ध के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। इन्हें एशिया का ज्योति पूज्य भी कहा जाता है। बौद्ध ने जो अपना उपदेश जो है ना, आखिर बौद्धिज्म के विस्तार का कारण क्या रहा। बौद्धिज्म विस्तार होने के कारण यह रहा कि बौद्धिज्म को क्षेत्रीय भाषा में प्रचार प्रसार किया गया, अर्थात उनका जो उपदेश देने का माध्यम जो था वो क्षेत्रीय भाषा था, और उस क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भाषा थी वो पाली भाषा हुआ करती थी। तो बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण पाली भाषा में दिए, है ना। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी, इसके आत्मा का परिकल्पना ही नहीं, वह एक पूर्ण जन्म की मान्यता और विश्वास को रखता है ना। तो बौद्ध का जो अंतिम और परम शिष्य कौन थे, आनंद थे। 24 घंटे बुद्ध के साथ वो आनंद अक्सर रहा करते थे, है ना। तो इसकी सारी कहानी जो है बौद्धिज्म के अंदर में देखने को मिला, और इससे कई क्वेश्चंस आपको बनते हैं आपको। वहीं पर आप देखिए बौद्ध के गुरु कौन थे, गुरु विश्वामित्र उनको कहा जाता है, आलारा भी कहते हैं, कलम, आलारा कलम, उनको रामापुत्र भी कहा जाता है उनके गुरु का नाम, जिन्होंने सिद्धार्थ को वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, राजकाज, युद्ध विद्या, शिक्षा, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, आलारा, कलम या विश्वामित्र। ये आलारा के नाम से वो काफी प्रचलित है आपको, है ना। भगवान बुद्ध की मृत्यु एक व्यक्ति द्वारा विषाक्त भोजन परोसने की वजह से हुआ था। उनकी मृत्यु जो है एक व्यक्ति द्वारा विषाक्त भोजन परोसने की वजह से हुआ, है ना। 80 वर्ष की उम्र में उनकी देहांत हो जाता है, 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और बौद्ध ध्वज अर्थात पंचशील ध्वज, यह ध्वज बौद्ध धर्म के प्रति एकदम बौद्धिज्म 19वीं सेंचुरी में, तो ये बहुत सारा चीज। आज जो है बौद्ध धर्म का जो सफेद झंडा शांति, पवित्रता और सौहार्द का प्रतीक के रूप में माना जाता है। और वर्तमान में हमारा, जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले बताया अभी, कि वर्तमान में जो धर्म चक्र है ना, तो बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रतीक है, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के, तिरंगा ध्वज जो हमारा है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के पट्टी में धर्म चक्र, अशोक चक्र के नाम से जो जाना जाता है, वो गौतम बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन का ही एक संकेतिक तौर पर माना जाता है। यूनिकोड, ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, और इसके बारे में और भी बहुत सारे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है गौतम। और भी गौतम बुद्ध के बारे में अभी हम, बहुत लंबी कहानी चलेगी गौतम बुद्ध की, और एक एक कहानी को मैं बहुत ही विस्तृत से बताने वाला हूं, ताकि आपके बीपीएससी के एग्जाम में कोई भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। बाकी आप इस चैनल के बेल आइकन को आप दबाएं, ताकि इसी प्रकार के और भी सारे जितने भी वीडियोस हैं आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि ये वीडियो कब आ रही है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नेक्स्ट अध्याय में, इसके सीरीज के नेक्स्ट अध्याय में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।